हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप एंड वेलकम टू CAPA पाथफाइंडर्स यूट्यूब चैनल which is the official YouTube channel of Pathfinders Academy Pune and Delhi. And today we are going to discuss the paper 2 which was conducted on 20th of September 2020. मॉक टेस्ट 3 जो हुआ था इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 का। ये पाथफाइंडर्स एकेडमी के टेस्ट सीरीज का एक पार्ट है जो पेपर 2 का टेस्ट सीरीज है, इसका एक पार्ट है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई भी नंबर के ऊपर कॉल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। CAPF 2020 के लिए हम लोग जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं अभी 11th ऑफ अक्टूबर से और एक नया टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें 10 टेस्ट है। दीज टेस्ट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ अक्टूबर 2020 और ये जो टेस्ट है ये बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहेंगे और हर संडे टेस्ट होंगे। आप चाहिए तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप. I joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPF 2012 examination. I served in Central Industrial Security Force as an assistant commander for 5 years. I previously worked as medical officer class 1 gazetted with Government of Maharashtra for 1.5 years, and I also worked as assistant lecturer in Government Medical College Kolhapur in Forensic Medicine and Toxicology Department for 6 months. I also was recommended by the State PCS of Maharashtra for Group B post, and currently I am one of the top educators on Unacademy platform. I am also the director of the Pathfinders Academy or CAPF Pathfinders as you know. And in Pathfinders Academy, I have already helped 120 candidates to crack CAPF AC examination in 2018 alone. I have also written 3 books for CAPF Assistant Commandant Examination for McGraw Hill's publication, and currently more than 8,000 students all over India are taking guidance or they are enrolled in my paid live online classes on Unacademy Plus platform. By qualification, I am MBBS and MA Psychology और मैं अभी करंटली MA सिक्योरिटी एंड डिफेंस लॉ नालसा लॉ यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। सो दिस इज़ मी जब मैं सर्व कर रहा था। दिस इज़ माई ऑफिशियल व्हीकल। 20 सितंबर को जो टेस्ट सीरीज हुआ था, 20 सितंबर को जो टेस्ट हुए थे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी 11th ऑफ अक्टूबर से जो शुरू होने वाला है इसका शेड्यूल में मैं आपको बता दूंगा। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा 11th ऑफ अक्टूबर से हर संडे को टेस्ट होने वाला है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस 10 टेस्ट के लिए 2500 है। आपको ये जो डिस्कशन वीडियो है और पेपर है वो आपको हमेशा ही फ्री में अवेलेबल रहेगा। आपको पेपर 1 पेपर 2 का डिस्कशन और पेपर 2 का पेपर आपको फ्री में ही अवेलेबल रहेगा। वी चार्ज ओनली फॉर इवैल्यूएशन कि आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से कहाँ पे है, आपकी इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या सजेशन है, क्या इंप्रूवमेंट है, उसके लिए हम लोग सिर्फ आपको चार्ज कर रहे हैं। 20 सितंबर को जो पाथफाइंडर्स का पेपर 2 हुआ था इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसमें ये पार्शियल पेपर था, पूरा पेपर नहीं था। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स और 2 रिपोर्ट्स पूछे गए थे। अभी आने वाले 11 अक्टूबर से जो पेपर होने वाले हैं वो सभी फुल सिलेबस पेपर होने वाले हैं। पहला आर्ग्यूमेंट था इंडिया शुड साइन CTBT एंड NPT टू गेट एंट्री इनटू न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप। CTBT एक ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, और NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में एंट्री करने के लिए ये ट्रीटी को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी के देश हम लोग के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं कि आप ये ट्रीटी साइन कर लो, फिर हम लोग आपको NSG में एंट्री दे देंगे। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। दूसरा है इंडियन रेलवेज शुड बी प्राइवेटाइज। आपको पता है कि इंडियन रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, सो इंडियन रेलवेज शुड बी प्राइवेटाइज ये एक आर्ग्यूमेंट है। तीसरा आर्ग्यूमेंट है लैटरल एंट्री शुड बी अलाउड इन ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स इन इंडिया। तो ब्यूरोक्रेटिक्रेसी के जितने भी जॉब्स है उसमें लैटरल एंट्री अलाउ करना चाहिए कि नहीं, ऑलरेडी यूपीएससी ने अलाउ करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट आपको आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। और रिपोर्ट्स में आपको 2 रिपोर्ट्स पूछे गए, रिसेंट अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। पहले यूपीएससी ने रिसेंट अचीवमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट पूछा था, तो इसरो इस बार बहुत ही प्रोबेबल टॉपिक है, एंड इंडियाज नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही प्रोबेबल टॉपिक है, इसके ऊपर आपको कुछ भी आ सकता है। आप ऑनलाइन CAPF असिस्टेंट कमांडर टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो सकते हो। ये पेड टेस्ट सीरीज है। पेपर आपको फ्री में ही मिलेगा। आपको सिर्फ अगर आपका पेपर चेक करके चाहिए तो ही पैसे देने पड़ेंगे। आपको ये स्कैन करके हम लोग को भेजना है
इसके इंस्ट्रक्शंस है, आप चाहिए तो देख सकते हो। आपको इसमें आंसर लिखने हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों ने 470 प्लस लोगों ने ऑलरेडी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। आपको इसीलिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताता हूँ, बार बार आपसे क्वेरी आ रहा है। सो यू हैव टू राइट आंसर फर्स्ट। जो लोगों ने इसके लिए पेड टेस्ट के लिए सब्सक्राइब किया है, आप सबसे पहले आंसर लिखोगे। आंसर लिखने के बाद हमें जब भेजोगे पीडीएफ फॉर्मेट में, वी इवेलुएट योर आंसर, हम लोग आपका आंसर चेक करेंगे और चेक करने के बाद यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग आपको मार्क्स दे देंगे और हम लोग आपको ब्रॉड सजेशन दे देंगे। बहुत नैरो सजेशंस हम लोग अभी नहीं दे पाएंगे, आने वाले टेस्ट से देना शुरू कर देंगे। और हम लोग आपको 10 दिन के अंदर आपका जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर हम लोग टेस्ट वापस भेज देंगे, आपका पेपर वापस भेज देंगे। इसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसर लिखने के बाद ये जो डिस्कशन वीडियो है आपको देखना कंपलसरी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। इसके बाद आपका जब इवैल्यूएटेड पेपर वापस आ जाएगा, आपका इवैल्यूएटेड पेपर वही दिखाएगा आपने जो आंसर लिखा है, वो आंसर के हिसाब से आपको यूपीएससी कितना मार्क्स दे सकता है, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आपको इंप्रूवमेंट 2 जगह से पता चलेगा, ये टेस्ट डिस्कशन से भी पता चलेगा और आपकी इसमें कुछ सजेशंस दिए रहेंगे, ये सजेशंस के ऊपर काम कीजिए। टेस्ट डिस्कशंस में जो आपको इनसाइट मिले हैं, जो समझ में आया है, उसके ऊपर काम कीजिए। एंड आइडियली आपने अपना आंसर फिर से लिखना है, तभी जाके इंप्रूवमेंट होगा, जब आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। दिस इज द वे हाउ यू इम्प्रूव। और हम लोग आपको जो अच्छे स्टूडेंट्स के आंसर है, सैंपल आंसर्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप उनको भी पढ़ लीजिएगा और उनके आंसर से अपना आंसर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो भी देख लीजिएगा। और ये जो आपका नया अंडरस्टैंडिंग है, डिस्कशन से आ गया और सैंपल आंसर देख के आ गया, इससे नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे आंसर लिखने का आपको कोशिश करना है। सो इट इज द एवरेज को स्कोर विच इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट। सो आपको धीरे धीरे क्या करना है, पहले टेस्ट, अभी 11 से जो टेस्ट शुरू हो जाएंगे, ऑल द टेस्ट विल बी फुल सिलेबस टेस्ट। सो पहले टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं आपके, फिर दूसरे टेस्ट में कितने मार्क आते हैं। आइसोलेटेड टेस्ट के मार्क्स मत देखना, पहली टेस्ट प्लस दूसरी टेस्ट एवरेज, तीसरी टेस्ट आने के बाद पहली दूसरी तीसरी एवरेज, ये आपका एवरेज बढ़ना चाहिए। अगर आपका एवरेज बढ़ रहा है, एक लेवल के बाद शायद ये स्टैग्नेंट हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज ये थोड़ा बहुत तो बढ़ते रहना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस आपको एग्जाम तक रिपीट करना है, ये प्रोसेस आपको एग्जाम तक रिपीट करना है, इसी से आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर कोई भी डाउट आता है, अगर आपने पेड मेंबरशिप लिया है, सब कुछ किया है, कोई भी डाउट है, तो जो स्क्रीन पे नंबर है वो नंबर के ऊपर पर्सनली कॉल कीजिएगा। व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करने से इंडिविजुअल प्रॉब्लम का आंसर नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, इंडिया शुड साइन सीटीबीटी एंड एनपीटी। तो सीटीपीटी और एनपीटी का मैं ब्रीफ बैकग्राउंड देता हूं, लेकिन आप जब भी आपको टॉपिक पता नहीं है, टेस्ट में ये टॉपिक क्या आया, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, ऐसे वाले टॉपिक में आपको गूगल करना अलाउड है। सो यू कैन गूगल इट, ये टॉपिक पक्का गूगल कर लीजिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और गूगल करने से आपके मार्क्स कम नहीं होते हैं। आप मेरे टेस्ट के पेपर आप गूगल करके पढ़ने के बाद फिर से लिख सकते हो, कॉपी मत करो। मीन्स इट इज लाइक ओपन बुक एग्जामिनेशन, आप गूगल करके पढ़ के इसको लिख सकते हो, इट इज अलाउड। लेकिन वैसा सामने देख के नीचे लिख रहे हो ऐसा मत करो। आपको अपने टेस्ट के ऊपर, टाइम के ऊपर, ड्यूरेशन के ऊपर ध्यान देने का जरूरत नहीं है। आपका टाइम मैनेजमेंट 15 नवंबर के बाद होना चाहिए। सो आपके पास 1 महीना है, आप अपने पेपर को 4 से 5 घंटे में कंप्लीट किया। पूरे क्वेश्चन, जैसे संडे को टेस्ट होता है, संडे को पूरे क्वेश्चंस पढ़ लिए, उसके बारे में रीड किया, मंडे को, सोमवार को आपने ये क्वेश्चन पेपर लिखा तो भी चलेगा, इट इज अलाउड। और पक्का कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपको क्वालिटी आंसर क्या लिखना है तभी तो पता चलेगा। आप खाली फालतू को कुछ भी लिख के, ना हम लोग को पढ़ने में मजा आएगा, ना आपका मॉरल डाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट ये टॉपिक एग्जाम में आया तो लिख तो पाओगे, कुछ पढ़ तो लिया है, इसीलिए टॉपिक्स पक्का पढ़िएगा। अभी ये जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक में आपको पता होने के चांसेस बहुत ही कम है। जैसे कि सीटीबीटी, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये ट्रीटी आपको बताता है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आप नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड अंडर दिस ट्रीटी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना, टेस्ट करना बैंड है। ये ट्रीटी
एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। दूसरा ट्रीटी है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब है आपके पास अगर न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है, तो ये न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी आप दूसरे किसी कोई भी देश को दे नहीं सकते। इंडिया ने दोनों ट्रीटी साइन नहीं किया है और इंडिया इसका पार्ट नहीं है या रेटिफाई नहीं किया है। सो ये इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया था, इसके चलते इंडिया में डायरेक्टली न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इंडिया को मेंबरशिप नहीं दिया जा रहा था। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में भी पढ़ के रखिए। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप इंडिया में यूरेनियम के जो माइंस है, यूरेनियम के जो सोर्सेस है बहुत ही कम है, जादूगढ़ा वगैरह में है, बहुत ही कम है। तो इंडिया को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने के लिए, भले वो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा जो एनर्जी के लिए चल रहा होगा, या फिर वो वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट करना है, यूरेनियम तो लगेगा। सो ये एनएसजी क्या करता है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो कंट्रीज के पास न्यूक्लियर के ओर्स है, वो कंट्रीज के ऊपर, वो कंट्रीज ने मिलकर ये बनाया, ये इंडिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया था 1974 में, जब इंडिया ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, एक्सप्लोजन किया था, तब जाके इंडिया के, और रादर देन कोई भी देश ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेगा, इसके लिए सभी इंटरनेशनल में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे वो कंट्री साथ में आ गई, जिनके पास यूरेनियम था साथ में आ गई, और उन्होंने न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप बनाया। ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप आपको यूरेनियम तब तक नहीं देगा तब जब तक आपने ये दोनों ट्रीटी साइन नहीं किया है। ये इसका बैकग्राउंड है। अभी डिस्कशन चल रहा है कि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी किसी को दिया भी नहीं है, और इंडिया न्यूक्लियर वेपन अगेन टेस्ट करना चाहता है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन इंडिया ये सीटीबीटी और एनपीटी साइन क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन इंडिया को एनएसजी ग्रुप में एंट्री चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। ये एंट्री क्यों जरूरी है? क्योंकि एनएसजी में एंट्री मिलने के बाद इंडिया को यूरेनियम, प्लूटोनियम वगैरह ये जो सोर्सेस है ये मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा, इसीलिए इंडिया को एनएसजी में एंट्री चाहिए। सो फॉर में आप इंट्रोडक्शन जब भी कर रहे हो, वेन एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग दिस टॉपिक, इंट्रोडक्शन में आप इसमें यू कैन राइट अबाउट व्हाट एनएसजी इज, एंड यू कैन राइट अबाउट एनएसजी में एंट्री करने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, ये जो प्री रिक्विजिट है, ये प्री रिक्विजिट क्या है? सीटीबीटी एंड एनपीटी। तो ये जो सीटीबीटी और एनपीटी है उसके बारे में भी बता दी, और बता दीजिए रिसेंटली द डिबेट हैज अगेन रीसरफेस्ड वेदर इंडिया शुड sign CTBT and NPT to get entry into the nuclear suppliers group, ऐसे करके लिख के आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर आपको फॉर में आर्गुमेंट लिखना है इंडिया शुड साइन CTBT and NPT, इंडिया शुड साइन CTBT and NPT। इसमें आर्गुमेंट में आएगा क्या आएगा, क्यों आएगा? इंडिया के पास फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, आपको इसको इलैबोरेट करना है। एनर्जी सिक्योरिटी में आपको एक करके दिखाता हूं। इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में इंडिया इज मोर देन 80% ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ इंडिया इज, एनर्जी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। ऑयल है, कुछ भी है, हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग हम लोग पावर जनरेशन भी कर रहे हैं, कोल के ऊपर कर रहे हैं। सो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया को यूरेनियम का सप्लाई होना जरूरी है, जिससे इंडिया का डिपेंडेंस, एनर्जी सिक्योरिटी फुलफिल किया जा सकता है। इसको इलैबोरेट करना है। दूसरा आप बोल सकते हो इंडिया के पास डोमेस्टिक यूरेनियम है और रेडियोएक्टिव मटेरियल है, इंडिया के पास शॉर्टेज है। को इंडिया को अगर पीसफुल न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चलाना है, सॉरी पीसफुल पावर जनरेशन करना है, वेपन प्रोग्राम करना है, इंडिया को हमेशा बाहरी देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सो इसके लिए इंडिया में जो यूरेनियम का या रेडियोएक्टिव मटेरियल का शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज कम करने के लिए इंडिया को ये करना पड़ेगा। तीसरा आप लिख सकते हो इंडिया को जो पावर नीड है, डेवलपमेंट फॉर फास्टर पेस ऑफ डेवलपमेंट,
इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इंडिया डिपेंडेंट है अनइंटरप्टेड, लेकिन है नहीं अभी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका जो फेज 2 है, ये मिड टर्म में और इंटरमीडिएट टर्म में न्यूक्लियर प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पावर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जिसके लिए हम लोग को यूरेनियम वगैरह लगेगा। डेवलपमेंट के लिए हम लोग को यूरेनियम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, इसीलिए इंडिया को एनपीटी और ये साइन करना पड़ेगा। ये 3 आर्ग्यूमेंट हम लोग ने किए एनएसजी के बारे में, एनएसजी में एंट्री मिलने के लिए और यूरेनियम सप्लाई इंश्योर करने के लिए। हम लोग ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, इंडिया हैज पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है ना, इंडिया ऑलरेडी पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड इंडिया डजंट इंटेंड और देर इज नो इंटेंशन टू डू with no intention of conducting new nuclear weapon test। नया एक्सप्लोजन करने का कोई इंटेंशन नहीं है, सो देर इज नो हार्म ना। अगर हम लोग का कोई नया न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन करने का इंटेंशन नहीं है तो कोई हार्म नहीं है सीटीबीटी साइन करने के लिए, सो वी कैन साइन सीटीबीटी। ठीक है, नेक्स्ट आप बोल सकते हो इंडिया इज ए न्यूक्लियर कंट्री सिंस 1974। इंडिया वेंट न्यूक्लियर सिंस 1974 and India has impeccable record of non-proliferation with impeccable record। इंडिया ने कभी शेयर नहीं किया है अपना टेक्नोलॉजी, जैसे पाकिस्तान ने चोरी करके लाया चाइना से, कोरिया से, स्वीडन से, वैसे इंडिया ने कभी शेयर नहीं किया है। नॉन प्रोलिफरेशन का इम्पेकेबल रिकॉर्ड है, सो वी कैन एक्चुअली साइन एनपीटी। हम लोग प्रोलिफरेट करने का कोई इंटेंशन भी नहीं है, सो वी कैन साइन एनपीटी। हम लोग एनपीटी साइन कर सकते हैं, एनपीटी साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे एटलीस्ट हम लोग का इंटरमीडिएट टर्म जो एनर्जी का नीड है वो तो फुलफिल हो जाएगा, और जो डेवलप कंट्रीज है, पीसफुल कंट्रीज है, इससे क्या हो जाएगा, द अदर कंट्रीज, इससे एक इंडिया का इमेज क्रिएट होगा। अगर साइन कर दिया, अदर कंट्रीज विल परसीव इंडिया एज अ पीसफुल कंट्री। इंडिया का परसेप्शन बदलेगा। इंडिया कोई किसी को दे भी नहीं रहा है, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने का कोई इरादा भी नहीं है, तो पीसफुल कंट्री करके इसका क्या है, हमारे इंटरनेशनल इसमें ट्रीटीज में इसमें फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रेड बढ़ सकता है, इमेज बढ़ सकता है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, आप इसके बारे में लिख सकते हो। इसके अगेंस्ट लेकिन इंडिया ने तो साइन नहीं किया है। क्यों साइन नहीं किया है? इंडिया should not sign CTBT and NPT to get entry into nuclear supplies group। Why? इंडिया ने क्यों नहीं करना चाहिए? Why India should not sign? First, India is sovereign country। तो सोवेरियन कंट्री होने का क्या है, इंडिया सोवेरियन है इसलिए क्या हो जाएगा, ताकि इंडिया को किसी और ने बोल नहीं पाएगा। इंडिया की पॉलिसी डिसीजन इंटरनल मैटर है, हम लोग को करना है, हम लोग करेंगे, बाहर वाला कोई हम लोग को फोर्स नहीं कर सकता। सो यू कैन मेंशन दिस कि द फोर्स्ड डिसीजन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। दूसरा, इंडिया इज अ सोवेरियन कंट्री। दूसरा, इंडिया बिलीव्स इन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट।
सो इंडिया चाहता है, सभी लोगों ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना चाहिए। सो इंडिया को लगता है दिस ट्रीटी इज बायस्ड। डेवलप कंट्रीज बोलते हैं या बड़े जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज बोलते हैं कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए लेकिन तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। सो इंडिया बिलीव इन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बाय ऑल कंट्रीज। तो सभी ने करना चाहिए, सीटीबीटी एनपीटी सभी ने करना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज ने अभी भी नहीं किया है। मेनी न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज haven't signed it, अभी भी साइन नहीं किया। जैसे पाकिस्तान है, चाइना, इन्होंने साइन नहीं किया, रेटिफाई भी नहीं किया, ये लोग ने प्रोलिफरेट भी कर दिया। तो इंडिया ही ऐसा क्यों करे, इंडिया ही साइन क्यों करे? ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो, मेनी न्यूक्लियर कंट्रीज हैवंट साइंड और रेटिफाइड दिस ट्रीटी। NSG is only about peaceful nuclear program. So India has impeccable record of non proliferation. So इंडिया को एनर्जी में ऐसे ही लेना चाहिए। इंडिया ने शेयर किया ही नहीं है, इंडिया को ऐसे ही लेना चाहिए, उसको सीटीबीटी और एनपीटी साइन कराना ही नहीं चाहिए। और इंडिया को लगता है द ट्रीटीज आर बायस्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। इंडिया को लगता है मेरे पास है तो सब लोग ने करने किया तो कोई दिक्कत नहीं है, टुवर्ड्स न्यूक्लियर कंट्रीज। ठीक है ना, ये ट्रीटी बायस्ड है, जिसके पास कंट्रीज है इसलिए इंडिया ने ये ट्रीटी साइन नहीं किया। सो हाउ विल यू कंक्लूड दिस, आप कंक्लूड कैसे करोगे इसमें, हाउ विल यू कंक्लूड दिस? तो इसके कंक्लूजन में क्या करना है, इवन दो देर आर फ्यू एडवांटेजेस, दोनों साइड को रिप्रेजेंट करना है, इवन दो देर आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ साइनिंग CTBT and NPT, but India already perceives these treaties as biased and against its sovereign and national interests. So India should not directly sign those treaties. Instead of that, India should pressurize other countries, all the nuclear weapon countries, for the full and complete nuclear disarmament and try to get entry into the nuclear supplies groups through other means, international channels. ये आपको आर्ग्यूमेंट करना है। दूसरा, इंडियन रेलवे शुड बी प्राइवेटाइज। अभी रिसेंटली इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, आपको पता होगा। इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में बता सकते हो, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट India's largest public sector undertaking or public sector enterprise is Indian Railways. So government has recently made a decision that Indian Railways can be privatized. So the discussion or debate surfaced again, or debate strong very debate started in the media whether it is a good decision to प्राइवेटाइज इंडियन रेलवेज और नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको फॉर और अगेंस्ट वाला कोई भी चीजें नहीं लिखना है। फॉर व्हाई इंडियन रेलवे शुड बी प्राइवेटाइज, प्राइवेटाइज क्यों करना चाहिए? सबसे पहले प्राइवेटाइज करने से, प्राइवेटाइजेशन इज डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट विल गेट अर्न रेवेन्यू, गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे। अभी कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी शॉर्टेज है, तो गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे। दूसरा, आप बोल सकते हैं इसको इलैबोरेट करना है। दूसरा, गवर्नमेंट का जो पैसा अटका हुआ था, सो गवर्नमेंट कैन चैनलाइज इट्स रिसोर्सेस into some other social sector programs। अभी मिनिस्ट्री भी लगाना पड़ता है, बजट भी बनाना पड़ता है, अदर सोशल सेक्टर प्रोग्राम में लगाएगा ना। इसके साथ साथ और क्या हो जाएगा,
प्राइवेटाइज करने से इंडियन गवर्नमेंट हैज already accepted liberalization, privatization, globalization, so it will lead to truly open and a liberal economy as government has no business in doing business. गवर्नमेंट का कोई ये बिजनेस नहीं है डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट ने कभी बिजनेस में पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने गवर्नेंस का काम करना चाहिए, बिजनेस में नहीं पढ़ना चाहिए। प्राइवेटाइज करने से क्या होगा? इंडियन रेलवेज विल गेट कैपिटल इन्फ्यूजन, पैसा आ जाएगा मार्केट से बहुत सारा, जिसके वजह से मॉडर्नाइज किया जा सकता है। न्यूअर टेक्नोलॉजी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, प्राइवेट प्लेयर इफिशिएंटली करेंगे, न्यूअर टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, और क्या हो जाएगा? इफिशियंसी बढ़ेगा। इफिशियंसी विल इंक्रीज, और क्या हो जाएगा? बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, वो यूज किए जाएंगे। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, वो यूज किए जाएंगे। इसके साथ रेलवेज प्रॉफिट में आ जाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट में आ सकता है। जो अब तक रेलवेज लॉस में चल रहा था ना, रेलवेज प्रॉफिट में चल ही नहीं रहा था, तो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए अगेंस्ट। लेकिन प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं करना चाहिए, उसके अपने अगेंस्ट दूसरे आर्ग्यूमेंट है। अगेंस्ट व्हाई इंडियन रेलवे शुड नॉट बी प्राइवेटाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल, करंटली इंडियन रेलवे इज वेरी अफोर्डेबल। जब प्राइवेट हो जाएगा, अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाएगा। दूसरा, एक्सेसिबल है। जब प्राइवेटाइज हो जाएगा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग जितने भी रूट्स है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग रूट्स विल बी क्लोज। बंद ही कर देंगे। तीसरा है, मिलिट्री सर्विस से लेके इट इज इसेंशियल सर्विस है, देश चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेट सेक्टर फेल हो गया तो गवर्नमेंट को फिर से चलाना पड़ेगा। ये इसेंशियल सर्विस है, इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन, क्योंकि ये क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, कार्गो भी एंड पीपल भी। इफ प्राइवेट फेल्स, government has to again infuse the money, infuse taxpayers money, ठीक है ना। टैक्सपेयर का पैसा फिर से डालना पड़ेगा। और क्या है, और क्यों नहीं करना चाहिए? अभी अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, अभी कुछ रूट्स थोड़े कम प्रॉफिटेबल है। वो प्रॉफिट मेकिंग करने के चलते उससे क्या हो जाएगा? सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग करने के चलते ये जो पब्लिक का बहुत ज्यादा न्यूसेंस हो जाएगा, पब्लिक को बहुत ज्यादा हार्डशिप हो सकता है, ठीक है ना। हार्डशिप हो सकता है क्योंकि गरीबों को इधर उधर जाने का कोई भी फैसिलिटी ही नहीं होगा, तो स्टैग्नेशन, ये सब कुछ बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आ जाएंगे। इसके साथ साथ इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, सो लॉस ऑफ जॉब्स, बहुत सारे जॉब्स है वो चले जा सकते हैं। कंक्लूजन, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कंक्लूजन, गवर्नमेंट इसमें क्या करना है? कंक्लूजन में 2-4 पॉइंट ये कर दो कि इवन दो देयर आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ
having privatized the railway, government should not directly privatize all the parts of the railway, but rather कुछ सेक्टर्स है जैसे कि IRCTC वगैरह है, बुकिंग वगैरह है, कुछ ट्रैक्स है, कुछ रेलवेज है, उनको प्राइवेटाइज कर सकता है। लेकिन जो इसेंशियल सप्लाई चेन है, मिलिट्री सप्लाई चेन है या कार्गो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी मेड 100% प्राइवेट। गवर्नमेंट शुड मेंटेन, इसका डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी स्टेक्स होना चाहिए, इधर गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी के पास। और रादर देन प्राइवेटाइज, गवर्नमेंट ने इसेंशियल बेस्ट प्रैक्टिसेस इधर लाना चाहिए, कुछ सेक्टर प्राइवेटाइज करना चाहिए, लेकिन इसका इफिशियंसी सुधारने के लिए कोशिश करना चाहिए विद बेस्ट ऑफ द मार्केट प्रैक्टिसेस, बेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस। ठीक है ना। लैटरल एंट्री शुड बी अलाउड इन ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स। इसमें क्या है, अभी आपको पता है यूपीएससी ने लैटरल एंट्री अलाउ कर दिया है, जिनको डायरेक्टली यूपीएससी सिर्फ इंटरव्यू लेके ले रहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे। तो इसके इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो अबाउट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली टेकन डिसीजन टू अलाउ the people from all the walks of the lives to enter into the government services through lateral entry at the level of joint secretary. Joint secretary बहुत बड़ा level है. So this has led to the serious discussion or debate that whether lateral entry should be allowed in bureaucratic jobs in India or not. ठीक है ना, ये एग्जीक्यूटिव वाला सिस्टम हो गया। इसके बाद आप फॉर्म में लिखोगे कि क्यों अलाउ करना चाहिए, लैटरल एंट्री शुड बी अलाउड। एक पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल लैटरल एंट्री विल ब्रिंग बेस्ट ऑफ द टैलेंट। जो इंडिया में बेस्ट टैलेंट है वो लैटरल एंट्री के थ्रू अंदर आ सकता है। दूसरा, ये कॉम्प्लिकेटेड गवर्नमेंट एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, let us take example of suppose trade policies। गवर्नमेंट को ट्रेड या बिजनेस पॉलिसीज डिसाइड करना है, लेबर लॉ डिसाइड करना है, उसको इंडिया के सोशल सिस्टम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरा पढ़ने का, सीसेट की तरह मैथमेटिक्स, नंबर ये करने का जरूरत है क्या एग्जाम का? जरूरत नहीं है। वन कैन बी अ वेरी गुड कॉर्पोरेट लॉयर, उसको लॉ का बहुत अच्छे से पता है, ही कैन डिसाइड द लेबर लॉज। नो, लैटरल एंट्री विल ब्रिंग एक्सपर्टीज, जिसका शॉर्टेज है। गवर्नमेंट में जो ऑलरेडी लोग हैं वो लोग क्या है, वो जनरलिस्ट है, ये एक्सपर्टीज आ जाएगा, फील्ड एक्सपर्टीज। ठीक है ना। अभी इसमें जो लोग आ रहे हैं they are the best of the talent, they are expert, but most importantly they are the part of the stockholders, they are the stakeholders। जिनको गवर्न किया जा रहा है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, इसलिए उनको अलाउ कर देना चाहिए, इससे अच्छा ही हो जाएगा। इससे क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज का वो लिथार्जी चला जाएगा। गवर्नमेंट है, आराम से काम करेंगे, वो लिथार्जी चला जाएगा, इफिशिएंसी बढ़ेगा। इफिशिएंसी विल इंप्रूव। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, लिथार्जी बढ़ेगा, कम हो जाएगा, इफिशिएंसी बढ़ेगा। बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट इफिशिएंटली चलते हैं, कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट सर्विसेज में भी आ जाएंगे। ठीक है ना, चलते रहो ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं है, चलता है चलता है चलता है, वो नहीं रहेगा। अगेंस्ट, लेकिन नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट क्यों? देखो जो लोग आने वाले हैं वो लोग कौन है? The people will directly come without examinations, so they might work only for the vested interest। They might not be coming here because they love their country। ठीक है ना, वो कुछ they might come
ओनली टू नो अपकमिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जिससे उनका फायदा होगा। They might be agents of the corporates. कॉरपोरेट्स के एजेंट्स हो सकते हैं। वो और क्या हो सकता है? जरूरी नहीं है दे देमसेल्व्स, दे लैक एक्चुअल ब्यूरोक्रेटिक फील्ड एक्सपीरियंस। सो इट माइट बी आइवरी टावर अप्रोच, फील्ड एक्सपीरियंस ही नहीं है उनको, ठीक है ना, उनको फील्ड एक्सपीरियंस ही नहीं है। इट माइट लीड टू irrelevant and unnecessary interference, irrelevant and unnecessary changes हो जाएंगे पॉलिसीज में, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, इसीलिए नहीं आनी चाहिए। सो कंक्लूजन में क्या करोगे? कंक्लूजन में आपको लिखना है कि अलाउिंग lateral entry through private sector is a very welcome step, but it should be made sure that those people who are entering should have to go through stringent C&A verification, character and antecedent verification. Along with that, they should be given limited responsibility mostly to oversee government programs, and rather than giving them any of the discretionary actual decision making powers, they should be given the policies, like they should be allowed particularly in only policy making and where we need advices and expertise, ऐसे वाले फील्ड में उनको अलाउ कर देना चाहिए। बाकी जगह पे जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है उनमें करना चाहिए, ठीक है। एज फार एज रिपोर्ट्स आर कंसर्न, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, लास्ट सेशन में भी, कि रिपोर्ट में क्या लिखना है। रिपोर्ट्स आर फैक्चुअल और ये रिपोर्ट सैंपल रिपोर्ट है। अगर आपको रिपोर्ट्स पता नहीं है तो आप पढ़ के लिख सकते हो। यहाँ पे रीसेंट अचीवमेंट में, रीसेंट मतलब पिछले 5 साल के लिखा तो भी चलेगा। रीसेंट मतलब कल वाला अचीवमेंट कभी नहीं रहता है। सो यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, यू कैन राइट अबाउट द जेनेसिस ऑफ इसरो, यू कैन राइट अबाउट मोटो, यू कैन राइट अबाउट हेडक्वार्टर कब आया, और लॉन्ग फॉर्म ये क्या है बता सकते हो, और रिसेंटली बता सकते हो। इसरो हैज पुट मेनी फीदर्स इन इट्स कैप। इसके बाद बॉडी में आप मेंशन कर सकते हो रीसेंट अचीवमेंट्स। इसरो के या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के रेफरेंस देके आप ये मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आप इसका एनालिसिस कर सकते हो कि इसके चलते बहुत सारी चीजें हुई है। इसरो ने जो डेवलपमेंट किया है इंडिया में, पूरी दुनिया में नाम भी रोशन हो गया है। यहाँ पे आपके पहले डिटेल्स आएंगे, कौन सा गया, कौन सा मिशन है, क्या मिशन है, फ्यूचर मिशन, और एनालिसिस में आप बताओगे कि इंडिया को कितना प्राउड किया। कुछ मिशन फेल भी हो गए लेकिन बहुत अच्छा सक्सेसफुल है, और ये इंडिया को बहुत सारे तरीकों में, बहुत सारी जगह पे इंडिपेंडेंट बना देगा, इंटरनेशनल इमेज बढ़ा देगा, और फॉरेक्स भी अर्न कराएगा। और इसके साथ साथ इसके बाद आपको एंड में कंक्लूजन करना है, आपको बताना है हाउ इसरो हैज मेड इंडिया वेरी वेरी प्राउड कंट्री। और सबसे लास्ट में आपको सोर्सेस या रेफरेंसेस प्रोवाइड करना है। आप डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का रेफरेंस दे सकते हो, इसरो के वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हो, प्राइम मिनिस्टर जी का रेफरेंस दे सकते हो, जिनके भी रेफरेंस से आप लिख रहे हो, ठीक है। इसके बाद इंडियाज नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। पहले इसमें ये जो है इट इज अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या आता है आप लिख सकते हो। सो इंट्रो में यू कैन राइट अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, डेफिनेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक सस्टेनेबल जगह है जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबली क्रिएट किया जा सकता है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। ये सिर्फ इतना ही लिखना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उसके रेफरेंस से लिख सकते हो। बॉडी में आप लिख सकते हो कि हाउ इंडिया, व्हाई नीड,
इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का नीड क्यों है? क्योंकि कन्वेंशनल एनर्जी का शॉर्टेज है। 80% एनर्जी, 80% प्लस एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल, फॉसिल फ्यूल है जो रिन्यूएबल नहीं है, जो कभी ना कभी तो खत्म होने वाला है, और इंडिया में वैसे भी नहीं है, डिपेंडेंट है। सो ये डिपेंडेंस कम करने के लिए और डेवलपमेंटल नीड फुलफिल करने के लिए इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है। दूसरा चीज, इंडिया में कौन से सोर्सेस है, कौन से सोर्सेस है? आप लिख सकते हो सोलर, विंड है, जियोथर्मल है, बायोगैस है, और हाइडल है। हाइडल मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, ठीक है। फिलहाल इसके ऊपर लिख सकते हो, इतना सफिशिएंट है, इतना भी लिखा तो भी आपको ये बता सकते हो। और इसके साथ साथ थर्ड पैराग्राफ में आप बता सकते हो मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं और मेजर जो गवर्नमेंट ले सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। एंड सबसे लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इंडिया इज इन डायर नीड ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडिया इज ट्राइंग हार्ड टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी को स्टोर भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, इधर उधर एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली साइमल्टेनियसली हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा जो हमारे यहाँ पे अबंडेंट है। एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग सम सीरियस एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन विच इज ए लाउडेबल स्टेप। और आप सोर्सेस इसमें बता सकते हो कि ये सोर्सेस में मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का रेफरेंस दे सकते हो, मोदी जी का रेफरेंस दे सकते हो, पावर मिनिस्ट्री के रेफरेंस से भी बता सकते हो, और कोई फील्ड एक्सपर्ट है उनके रेफरेंस से भी बता सकते हो। इसको आप फिर से लिखिए, आपका पेपर चेक होने के बाद भी लिखा तो भी चलेगा, या अभी भी इसको फिर से लिखिए until unless you write all these questions again and again। पहले जो लिखा वो भूल जाओ, पहले जो लिखा उस दिन लिखा, अगर नहीं अभी नहीं लिखोगे तो इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू राइट आंसर्स। आप हमें भेजते हो, भेजने के बाद आपको ये सुनना है, सुनने के बाद आपका क्या गलती हुआ है, आपने कैसे सोचा है, उसको चेक करना है। हम लोग आपने जो लिखा है उसको मार्क्स दे देंगे। वो मार्क्स देने के बाद ये डिस्कशन में मैंने बताया जो मार्क्स है, अपना आंसर खुद पढ़िए, खुद इवेलुएट कीजिए, आपको पता चल जाएगा यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कहाँ पे है, और आपको इसको फिर से लिखना पड़ेगा। और फिर से लिखने के बाद साइमल्टेनियसली आप जो बेस्ट आंसर्स हम लोग ने स्टूडेंट के जो प्रोवाइड किए हैं उसको पक्का देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिएगा। कोई भी ग्रुप में जब सब लोग हैं, सब लोग के ग्रुप में उधर क्वेश्चन करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप अनअकैडमी पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स मटेरियल वगैरह भी सब कुछ मिलेगा। अनअकैडमी के ऊपर मेरे लाइव कोर्सेज पेपर 2 के लिए चल रहे हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन रिसेंट कोर्स, अभी भी 2 तारीख को शुरू हुआ है, अगले महीने भी शुरू हो रहा है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, प्रैक्टिस कोर्सेज भी चल रहे हैं। यू कैन यूज रेफरल कोड प्रशांत YT 10, इट विल गिव यू 10% ऑफ। तो ये जो नया आने वाला टेस्ट सीरीज का ये टाइम टेबल आप देख सकते हो, 11 तारीख से लेके 11 दिसंबर तक ये चलेगा, और इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसमें एडमिशन लेने के लिए ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो QR कोड है, इसको स्कैन करके, या ये जो अकाउंट डिटेल्स है, इसमें आप 2500 रुपीज़ पे करके हम लोग को कॉल कर सकते हो। और आपको यहाँ 11 तारीख से आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। इफ़ यू एनी डाउट, जस्ट कॉल ऑन नंबर विच इज़ अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच। सर्व विथ ऑनर। जय हिंद।